नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल SI अतुल राजपूत में। दोस्तों हम अपने जो हमारा मेन चैनल है 30 मिनट GS में, उसमें हम लोगों ने वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज उस वर्णमाला टॉपिक के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो पेपर है हिंदी में, उसमें किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और किस तरह से हम उनको अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा जो ज़्यादा सेफ स्कोर हम लोगों का रहे, अच्छा स्कोर आए और जो है समय की भी बचत हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने हैं और प्रैक्टिस भी हम लोग करते चलेंगे साथ साथ में क्वेश्चन की, कि जो हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, ताकि कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है वो ना छूटे और किसी भी प्रकार का आ जाए, किसी भी प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए वर्णमाला से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लासें थी उसमें पढ़ा था कि सबसे छोटी वर्णमाला की, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी वो भी कैसी, मौखिक इकाई, यानी कि मुंह से बोलने वाली। तो मुंह से जो ध्वनि निकलती है, हमने क्या पढ़ा था कि ध्वनि जो है कैसी है, सबसे छोटी मौखिक इकाई है। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो उस जो लाइन से हमारा क्वेश्चन बना वो यही बना कि इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। तो उसका आंसर हो गया हमारा क्या, ध्वनि। ध्वनि के क्यों है मौखिक, क्योंकि जो ध्वनि है वो हमारे मुंह से निकलती है, तो है क्या, मौखिक इकाई। अब ये तो हमारा हो गया सही। अब ऐसा ही नहीं कि हम इसको छोड़ के आगे चलें। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो वर्णमाला है ये क्या है, वर्ण क्या है और ये स्वर क्या है। तो वर्णमाला हम देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को या फिर लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को। ठीक है, तो वर्णमाला से हमारा पूछा है वर्णमाला क्या है, तीन तरह से हम बता सकते हैं, वर्ण के व्यवस्थित क्रम को, ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को और लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को। अभी हमारा वर्ण क्या है, वर्ण हमारी सबसे छोटी लिखित इकाई है। ये हमारी ध्वनि क्या है, मौखिक, और वर्ण हमारी सबसे छोटी लिखित इकाई। और जबकि ये स्वर क्या है, स्वर हमारा वर्णों का एक भेद है, यानी जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण हमारे होते हैं कितने, 52। इसी 52 में से हमारे स्वर होते हैं, दो भागों में वर्णों को बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे होते हैं कितने, 11, और व्यंजन हमारे होते हैं कितने, 39 होते हैं हमारे व्यंजन, और स्वर होते हैं 11। अगर टोटल स्वर पूछे जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो आंसर आएगा 13। अगर उसने पूछा कि मूलतः या सामान्यतः, या फिर किसी भी मूलतः या सामान्यतः शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो आप आंसर लगाएंगे कितना, 11। अब देखते हैं नेक्स्ट, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यहाँ क्या पूछा गया, लिखित, और यहाँ क्या पूछा गया था, मौखिक। तो लिखित इकाई के रूप में हम देखते हैं, क्या हमारा लिपि है, नहीं, लिपि तो हमारी जो है भाषा शैली होती लिखने की, तो लिपि तो नहीं है। ध्वनि है, ध्वनि हम ऊपर देख चुके हैं क्या, मौखिक इकाई है, तो ध्वनि तो हमारी होगी मौखिक इकाई। अब आते हैं लिखित इकाई, क्या है, वर्ण। जी हाँ, हम लोगों ने वर्ण ही पढ़ा था कि वर्ण हमारा क्या है, लिखित इकाई है। अगर हम कोई भी ध्वनि जब मुंह से बोलते हैं तो उसको लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्ण। अब वर्ण में हमने यहाँ पर देख लिया क्या, वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर। अब दूसरा भेद हमने यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए ऐसे हमने बनाए हैं ऑप्शन, ताकि आपको कम ही जो क्वेश्चन में अधिक जानकारी मिल सके। तो वर्ण का एक भेद हमने यहाँ पढ़ा था, स्वर। दूसरा भेद होता है व्यंजन, जो कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39, यानी 39। अगर कुल व्यंजन पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा 39। अगर उसने बोल दिया कि परंपरागत रूप से कितने होते हैं व्यंजन, तो हमारा आएगा आंसर 33। दोनों शब्दों को याद रखना, ये हमारे कुल वर्णमाला के व्यंजन, वर्णमाला के कुल व्यंजन, और ये हमारे हैं परंपरागत रूप से। अब देखते हैं नेक्स्ट, लिपि तो हम आपको बता ही चुके हैं, भाषा लिखने की शैली को कहते हैं लिपि। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि,
देवनागरी लिपि। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, उसने क्या बोला है, कुल स्वरों की संख्या, कुल क्या बोला उसने, यहाँ पर कुल शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 आएगा, नहीं। 10 आएगा, नहीं। कुल जब स्वरों का कुल पूछा जाता है, कुल शब्द का प्रयोग किया है, तो हमने क्या बताया था कि हमें क्या बताना है, 13 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो ये फिर आखिरकार 11 क्या है, 11 हमारे तब आंसर होंगे अगर वो ये कुल शब्द का प्रयोग ना करें, तो हमारा आंसर होगा कितना, 11 है। या फिर अलग कुल की जगह अगर वह मूलतः या समानता शब्द का प्रयोग कर देता है, तो हमारे आंसर आते हैं 11। 10 हमारे नहीं होते हैं, 10 हमारी संस्कृत भाषा में माने जाते हैं अगर री को छोड़ दें तो। और 13 जो होते हैं हमारे वो कुल स्वरों की संख्या होती है। जबकि 52 क्या है, 52 हमारे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, यानी कि इसमें स्वर भी शामिल है और व्यंजन भी शामिल है, तो ये हमारे 52 हो गए वर्ण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, लिपि चिन्ह का अन्य नाम क्या है। ये हमने क्या पढ़ा था, लिपि चिन्ह क्या ध्वनि है, क्या वर्ण है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास जो हमारी वर्णमाला की थ्योरी क्लास थी उसमें देखा था कि लिपि चिन्ह के मौखिक रूप को क्या कहेंगे, ध्वनि। और लिपि चिन्ह का अगर हम लिख देते हैं, लिखित रूप हो जाता है क्या, वर्ण। यानी कि लिपि चिन्ह और ध्वनि और वर्ण तीनों एक ही चीज हैं, और तीनों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। कौन कौन से, ध्वनि भी सही है और वर्ण भी सही है। अब लिपि चिन्ह होता क्या है, लिपि जो हमारी है देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी जो हमारी लिपि है, उसको अगर हम जो भी शब्द हैं उसमें जो भी शब्द हैं, तो उनको शब्द को लिखने के लिए जो आकृति हमने प्रदान की है, वो हमारे चिन्ह जो हमने प्रदान किए हैं वो हमारे हैं क्या, लिपि चिन्ह। और लिपि चिन्ह यानी कि वर्ण और ध्वनि। ठीक है, तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, या लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को, या फिर ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आती है चीज, भाषा क्या है, भाषा हमारा बना है किससे, भास धातु से, जो कि संस्कृत की भास धातु होती है, इसी से हमारा बना है भाषा। और भाषा और दूसरी चीज होती है लिपि, यानी कि भाषा को हम किस शैली में लिखते हैं, भाषा की जो लिखने की शैली है वो होती है हमारी क्या, लिपि। और इसको तो छोड़िए, और इसका जो सही आंसर हो गया, लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है क्या, वर्णमाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ण के प्रकार हैं, यानी कि वर्ण हमने पिछली क्लास में भी देखा था, यहाँ भी देखते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत में आता है क्या, वर्ण के प्रकार कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, 2। अब आते हैं कि ये 3 क्या होते हैं, ये 4 और ये 1। एक होता है हमारा अनुस्वार जो कि स्वर है, अंग, और ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे तो ये 3 और 4 कुछ भी हम बता दें, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है फालतू की हम वीडियो लंबी करते रहें। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों की मात्राओं की संख्या होती है, हिंदी में स्वरों की मात्राओं की संख्या। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे, स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, अब इसमें आ भी हमारा शामिल होता है, आ, बड़ा आ, ऐसे करके हमारे अ तक जाते हैं, ये हमारे 11 स्वर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं केवल एक आ, ये हमारा ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, बाद बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो टोटल हमारे स्वर हो गए 11। जब हम इस आ को छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो हमारी मात्राएं कितनी बचती हैं, तो हमारी मात्राएं बचती हैं 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या,
हिंदी में स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं? 10। अब यहाँ पर देखते हैं ये 11 ऑप्शन, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो 11 अगर पूछा जाएगा तो 11 आंसर। अगर उसने पूछा हिंदी में कुल स्वरों की संख्या तो 13, ठीक है, और मात्राओं की संख्या पूछी जाए तो हमारे 10। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी कि उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल मतलब यानी कि जो भी हमारे स्वर हैं उनको हम कितनी देर तक उच्चारित करते हैं, उनको उच्चारण करने में कितना समय लगता है, तो इसके आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे गए हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार हैं, इसका आंसर कौन सा सही होगा। उच्चारण के आधार पर हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। 3 प्रकार कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में हमारे कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, ई, उ और री, ये हमारे आते हैं ह्रस्व में। और आते हैं ये दीर्घ में हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, जिसमें से ये हमारे जो है 3, ये हमारे क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर, यानी कि मूल दीर्घ स्वर। इनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर। और इनको क्या कहते हैं? आ, ई और उ को ये हमारे कहलाते हैं सजातीय स्वर, क्योंकि एक ही जाति से मिलकर बने होते हैं। ये बड़ा आ बना है हमारे किससे? छोटा आ प्लस छोटा, बड़े ई छोटी प्लस छोटी से, इसी प्रकार जो बड़ा उ है हमारा वो बनता है किससे? छोटा उ प्लस छोटा उ से। तो ये हमारे एक ही जाति के जो व्यंजन है, एक ही जाति के सॉरी जो स्वर हैं उनसे मिलकर बनते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। और ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। इनको क्या नाम दिया गया? संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए है वो किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से, यानी कि ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसको विजातीय स्वर भी कहते हैं और इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और इनको सम्मिलित रूप से जो भी दीर्घ स्वर हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाता है? और अलग इनको क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर कहते हैं और आपका गुरु स्वर कहते हैं। इसमें से अगर हम विभाजन कर दें तो ये हमारे 4 हो गए संयुक्त स्वर और ये हमारे हो गए मूल दीर्घ या कौन से? सजातीय स्वर, ठीक है। और यहाँ पर 4 हो गए हमारे संयुक्त स्वर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल स्वरों की संख्या है, यानी कि मूल स्वर ऐसे स्वर जो बिल्कुल मूल है, मतलब किसी से मिलकर नहीं बने हैं। तो भी हमने यहाँ पर क्या बताया था? ह्रस्व को क्या कहते हैं? मूल स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ और री, यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। मूल स्वरों की संख्या हो गई 4। नेक्स्ट देखते हैं गुरु स्वरों की संख्या। टोटल संख्या कितनी है हमारी स्वरों की? स्वरों की टोटल संख्या कितनी है? 11, जिसमें से हमारे 4 निकल गए मूल और बचे कितने? 7 हमारे कौन से बचे? दीर्घ, जिनका अन्य नाम क्या है? गुरु। तो गुरु स्वरों की संख्या होगी क्या हमारी? 7। नेक्स्ट देखते हैं ये अगले, ये ऑप्शन क्या कहता है? 11 हमारी किसकी संख्या होती है? स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या, यानी कि हिंदी में अगर पूछ दे स्वरों की संख्या तो भी 11 रहेगा। अगर कह दे मूलता या समानता तो भी हमारे 11 आएंगे। अगर उसने कह दिया कि स्वरों की कुल हिंदी में कुल स्वरों की संख्या तो हमारा आएगा 13। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर यानी कि ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो मूल यानी कि ह्रस्व से ही मिलकर बने हैं, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है? सजातीय स्वर। ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? सजातीय स्वर पूछना चाह रहा है। तो क्या हमारा ये ए सजातीय स्वर है? ए है या फिर आ है या ई या अंग? कौन सा है सजातीय स्वर? तो हमने देखा कि ये जो ए है, अगर हम इसको तोड़ के देखें तो ये ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से। क्या ये सजातीय स्वर है? मूल स्वर है? नहीं ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा जाएगा किसमें? संयुक्त स्वर में, क्योंकि ये 2 अलग अलग से मिलकर बना है। संयुक्त स्वर में ये जाएगा। और ये हमारा जो आ है बड़ा आ, ये हमारा क्या? छोटा आ प्लस छोटा आ, यानी कि ये 2 मूल जो है स्वर उनसे मिलकर दीर्घ बना है, यानी कि इन 2 मूल स्वरों का ये दीर्घ रूप है, इसलिए इसका नाम क्या है? मूल दीर्घ। और ये एक ही जाति के यानी कि सेम स्वर से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहते हैं सजातीय स्वर।
तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये छोटा आ, यानी सॉरी बड़ा आ, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा है क्या, मूल स्वर या दीर्घ या फिर लघु स्वर या ह्रस्व, और ये अनुस्वार, अंग की मात्रा जो हमारी ये है अनुस्वार, जिसको हम और क्या कहते हैं, निरनुनासिक। निरनुनासिक, निरनुनासिक स्वर कौन सा है हमारा, सॉरी निरनुनासिक, ये हमारा है अंग। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं या उनकी संख्या कितनी होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या हमने पढ़ी थी कितनी, 4। अभी वाले हम पीछे पढ़ के गए कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमने 4 पढ़े थे। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4। देखते हैं इसमें कौन सा है, ये वाला हमारा है ऐ, ये हमारा है संयुक्त स्वर। अब देखते हैं ये नेक्स्ट जो ऑप्शन बचे इनका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बड़ी ई, ये हमारे क्या है, ये हमारे मूल दीर्घ हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, छोटी ई प्लस छोटी ई से, तो ये हमारे होगी मूल दीर्घ में, यानी कि सजाती स्वर में चले गए। इसी प्रकार से ये हमारा सजाती स्वर में छोटा प्लस छोटा से मिलकर बना है बड़ा आ। और ये हमारा ऊ, ये हमारा किस में जाएगा, ह्रस्व स्वर में, यानी कि इसका क्या नाम है, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, या फिर मूल स्वर या फिर लघु स्वर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से दीर्घ स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, देखते हैं क्या ये दीर्घ है, छोटा नहीं, ये तो ह्रस्व है तो ये नहीं होगा। और बड़ा आ, ये हमारा दीर्घ स्वर है, ठीक है, ए और ओ। अब हम देख रहे हैं कि हमारे दीर्घ में तो आ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। अब हम इसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा आंसर इसमें सही है, ये ऐसा एग्जामिनर हम लोगों को घुमाने के लिए दे देता है ताकि हम लोग इसमें फंस जाएं। तो पहली बात तो ये तो हमारा आ खत्म ही हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब हमें कन्फ्यूजन है इसमें, इसमें और इस चीज में। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे ऑप्शन को हम सही टिक करेंगे। बड़ा आ, अगर हमने आप पिछली क्लास में जो हमारी थ्योरी क्लास थी उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा दीर्घ था, दीर्घ के हमने 2 भाग किए थे। कैसे, एक हमारा सजाती यानी मूल दीर्घ, सजाती यानी कि मूल दीर्घ, और दूसरा संयुक्त, इस भाग में हमने बांटा था। तो सजाती हमारे कौन कौन से थे, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ। इसमें थे ए, ऐ और ओ, आओ, ये हमारे थे संयुक्त में। तो हम देख रहे हैं क्या कि उसने पूछा है दीर्घ स्वर, तो ये जो ए है ये हमारा किस में निकल जाएगा, संयुक्त स्वर के अंतर्गत, तो ये हमारे संयुक्त स्वर में जाएगा। और ये ओ भी हमारा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ही चला जाएगा। और यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, मूल दीर्घ बचेगा आ, बड़ा आ, ये हमारा बचेगा मूल दीर्घ। तो इस प्रकार से हमने अपनी ऑप्शन का चयन किया, क्या आ, इसका आंसर सही होगा बड़ा आ। और ये जो 2 हमारे दीर्घ हैं इनको हम किस हिसाब से अलग करेंगे, क्योंकि ये जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आ जाते हैं, तो ये हमारा संयुक्त स्वर दोनों होकर निकल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अगला कैसे करेंगे। अभी तो उसने ये 3 ऑप्शन सेम दे दिए थे, तो हमने इन दोनों को संयुक्त स्वर मानकर अपने ऑप्शन का सही चयन कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पर निम्न में से दीर्घ स्वर है, छोटा, छोटा ऊ, री और ए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों ह्रस्व हैं, ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है और ये भी लघु यानी कि ह्रस्व है। तो अब यहाँ पर हमें केवल एक ही दिख रहा है दीर्घ, तो यहाँ पर ए, हालांकि ये संयुक्त है लेकिन संयुक्त आता किसके अंदर है, दीर्घ स्वर के अंदर ही आता है। तो हम हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए। और इन ह्रस्व का नाम और क्या होता है, मूल स्वर और लघु स्वर। तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे क्या, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर। तीनों एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है। अब देखते हैं जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, जीव के आधार पर, यानी कि जो हमारी जीव है, जीव के भाग के आधार पर, ये हमारी अग्रभाग, ये हमारा मध्य भाग और ये हमारा पश्च भाग, इस हिसाब से बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भाग। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च भाग। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्न में से पश्च स्वर नहीं है, कौन सा पश्च स्वर नहीं है, इसका ऑप्शन देखते हैं हमने कौन कौन सा है इसका ऑप्शन। छोटा ऊ, ओ, आ और बड़ा आ।
तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि जो अग्रभाग है हमारा, ये अग्रभाग, यहाँ से कौन से उच्चारण हो रहे थे, ई वाले, यानी कि जहाँ जहाँ ई स्वर आ रहा था, ई, बड़ी ई, ए और ऐ और री और री, यानी कि जहाँ जहाँ ई की ध्वनि आ रही थी वो हमारे कहाँ थे, अग्र में। मध्य में हमारा था आ और पश्चिम में बड़ा आ और उ, बड़ा उ और ओ औ। तो ये हमारे थे बड़े पश्च स्वर में। तो हम देख रहे हैं कि वो हमारा कहाँ जा रहा है, पश्च स्वर में, ठीक है। उ से ही संबंधित हमारी कौन सा, ओ, ठीक है, वो भी हमारा पश्च स्वर में। और ये बड़ा आ, ये भी हमारा पश्च स्वर में। तो ये बचा है जो छोटा आ, ह्रस्व आ, ये कहाँ जाता है, हमारा मध्य स्वर के अंतर्गत, यानी कि जो मध्य भाग है जीव का वो हमारा आ है। तो ये हमारा मध्य स्वर है, पश्च स्वर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा अग्र स्वर में कौन कौन से, ई, री, ए, ऐ। तो हमारा देखते हैं यहाँ पर क्या है, री। री में ई की ध्वनि आ रही, तो हाँ हमारा ये अग्र स्वर है। अब देखते हैं ये ऊ कौन सा है। ऊ हमारा हमने देखा था पश्च स्वर में, यानी कि ऊ की ध्वनि और ऊ से बनने वाले अन्य जो स्वर हैं वो हमारे अग्र पश्च स्वर में आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पश्च, ये भी हमारा औ, ऊ से बना है, ये भी हमारा हो गया पश्च, और ये कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हुआ, री। ये हमारा अग्र स्वर है, ऊ पश्च स्वर और औ पश्च स्वर। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, समृत स्वर नहीं है, यानी कि इसमें पूछा है समृत स्वर नहीं है। इस नहीं वाले वर्ड पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती होती है इसी में। हम लोग जल्दीबाजी में पढ़ देते हैं समृत स्वर है, समृत स्वर है, लेकिन जबकि इसमें पूछा क्या गया है, समृत स्वर नहीं है। इस चीज को आप नोटिस करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। ई, बड़ा ऊ और री। समृत का मतलब क्या होता है, समृत का मतलब होता है कि यानी कि बंद, पूरी तरह से बंद, यानी कि सबसे ज्यादा बंद, कम खुलना, बिल्कुल नाम मात्र को खुलना। तो ऐसे जो स्वर होते हैं जिनको बोलने हमारा जो मुख है वो नाम मात्र को खुलता है, यानी कि सबसे अधिक बंद रहता है, तो वो हमारे समृत स्वर कहलाते हैं। अगर हम ई बोले तो हमारा सबसे ज्यादा मुंह बंद रहेगा, ऊ बोले तो भी हमारा मुंह बंद रहता है, और री बोले तो भी बिल्कुल ना के बराबर ही खुलता है। तो इस प्रकार से हमारे कौन से हो गए, समृत स्वर, ये तीनों हो गए। ये भी समृत है, ये भी समृत है और ये भी समृत है। जबकि ये छोटी ई, यानी इसका आधा रूप है, ये बड़ी ई का आधा रूप है कौन सा, छोटी ई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्ध समृत है। छोटी ई का आधा रूप है क्या, अर्ध समृत। छोटी ई का आधा रूप क्या है, सॉरी बड़ी ई का आधा रूप क्या है, छोटी ई, और समृत का आधा रूप क्या है, अर्ध समृत। तो ये हमारा अर्ध समृत स्वर है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, खा नंबर। अब देखते हैं अर्ध विव्रत स्वर कौन सा है। अर्ध विव्रत, विव्रत का अर्थ क्या होता है, विव्रत मीन्स पूरी तरह से खुलना, सबसे ज्यादा खुलना, और अर्ध विव्रत का मतलब क्या होता है, आधा खुलना, ठीक है। यानी विव्रत जो विव्रत है, यानी कि जो सबसे ज्यादा खुल रहा है उससे कम खुलेगा आपका, ठीक है। तो ये अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में देखते हैं कौन सा आता है, ये बड़ा आ। अगर हम बोले आ पूरी तरह से मुंह खुल रहा है तो ये तो हमारा विव्रत में जाएगा। आए, इसमें भी हमारा मुंह खुलता है सबसे ज्यादा, तो ये भी हमारा विव्रत में जाएगा। और औ बोलते हैं तो भी हमारा मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, तो ये हमारा जाएगा किसमें, विव्रत में। अब देखते हैं कि औ का आधा रूप ओ है। औ का आधा रूप क्या है, ओ। जब औ हमारा विव्रत है तो उसका आधा रूप क्या हो जाएगा, अर्ध विव्रत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अर्ध विव्रत। इसको इस तरह से लिखेंगे, अर्ध विव्रत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, औ। अब देखते हैं नेक्स्ट रूप, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अनुनासिक वर्ण है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण है कौन सा, अंग है, माँ है, या फिर हा, आहा है, या फिर का है। तो देखते हैं कौन सा है। सबसे जो एग्जामिनर वो हम लोगों को टफ क्वेश्चन बनाने के लिए, हम लोग घुमाने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा ऑप्शन देगा, ये अंग। हम लोग समझ बैठेंगे ये अंग है, यही अनुनासिक है। नहीं, ये हमने क्या बताया था आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा है निरनुनासिक। ये हमारा क्या है, निरनुनासिक है, ना कि अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या है, नासिका से पहले, यानी कि जब भी हम वर्ण का जो वर्ण है उसका उच्चारण करेंगे तो हवा या प्राणवायु कहाँ जाएगी, नाक से पहले कहाँ जाएगी, मुंह में, यानी कि नासिका से, और अनु का अर्थ होता है पहले, नासिका से पहले कहाँ जाएगी, मुंह में।
तो हमारा जो अंग है ये तो हमारा निरानुनासिक है, आहा इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और का ये हमारी कंठ ध्वनि है, कंठ व्यंजन है। तो हमारा जो पंचमाक्षर है वो हमारे होते हैं क्या, अनुनासिक। और पंचमाक्षर में ये माँ आता है किसका, पा वर्ग का पंचमाक्षर अक्षर है ये माँ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, माँ। ये हमारा अंग है, ये हमारा निरानुनासिक है, इसका अर्थ समझ लेते हैं ये क्या है। निर मीन्स नहीं, इसी में शामिल है हमारा अनु और नासिक, ठीक है। तो नासिक और निर माने नहीं और अनु मीन्स पहले, यानी कि नाक से पहले हवा नहीं जानी चाहिए, यानी कि ऐसे वर्ण ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सीधे हवा नाक में जाती है, उससे पहले कहीं नहीं जाती है, तो वो हमारे होते हैं निरानुनासिक। और सेम यही उच्चारण होता है किसका, अंग का, अनुस्वार का, इसलिए इसको निरानुनासिक कहते हैं। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तमुखी स्वर नहीं है। आखिरकार ये वृत्तमुखी क्या है, आवृत्तमुखी क्या है, यानी कि जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो अगर हम हमारे जो होंठ हैं ये हमारे होंठ हैं, अगर ये ऐसे गोलाकार रूप में बन जाते हैं तो हमारे क्या है, वृत्तमुखी हैं। अगर गोलाकार रूप में नहीं बनते तो कैसे हैं, आवृत्तमुखी हैं। ये हमारे क्या है, आवृत्तमुखी, ठीक है। ये हमारे हैं कैसे, वृत्तमुखी। तो ये तो हमारे आगे आवृत्त और ये वृत्तमुखी क्या होते हैं ये हमने समझ लिया। अब इसमें क्या पूछा है कि वृत्तमुखी स्वर नहीं है। देखते हैं, ओ को बोलिए, ओ, जी बिल्कुल हमारे होंठों का आकर कैसा हो रहा है, ऐसा गोल हो रहा है, ओ बोलिए, ओ, इसमें भी ऐसा हो रहा है। अब बोलते हैं आ में हमारा ऐसे बनता है, ऐसे आ, बड़ा सा ऐसा आ मुंह खुल जाता है, गोल नहीं बनता है। अब बोलते हैं आओ, आओ अगर बोलते हैं तो भी आप उच्चारण करके देखिए हमारा मुंह ऐसे बनता है। तो हमारे ये भी वृत्तमुखी हो गया, ये भी वृत्तमुखी और ये भी वृत्तमुखी। तो है कौन सा नहीं, ये बड़ा आ, ये हमारा वृत्तमुखी नहीं है। तो है कौन सा, ये हमारा आवृत्तमुखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से आवृत्तमुखी स्वर नहीं है। कौन से ऐसे स्वर हैं जो आवृत्तमुखी नहीं है, ठीक है। देखते हैं, यानी कि उसने पूछा है नहीं है, इस नहीं को आप नोटिस करना, उसने क्या बोला है, आवृत्तमुखी स्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है, कैसा पूछ रहा है कि कौन सा वृत्तमुखी है, ये पूछ रहा है वो, और या फिर कौन सा आवृत्तमुखी स्वर नहीं है। देखते हैं, ए, इसको बोलिए तो कैसे होगा, ऐसे ए, री में भी ऐसा ही हमारा ओठ बनेगा, ई और ए सेम बनेगा। तो ये तुम्हारे हुए क्या, ये तुम्हारे आवृत्तमुखी दोनों हैं, ये भी दोनों आवृत्तमुखी हैं। अब ऊ, इसमें देखते हैं कैसा, इसमें वो देखते हैं तो हमारा गोल बनता है, आ सेम आवृत्तमुखी, ई में भी आवृत्तमुखी और बड़ा आ, ये भी हमारा आवृत्तमुखी है। तो हम देखते हैं कि दोनों इसमें भी आवृत्तमुखी, इसमें भी आवृत्तमुखी और दोनों इसमें भी आवृत्तमुखी है। लेकिन इस जो गा ऑप्शन है हमारा, इसमें पहला जो है क्या है, वो वृत्त बना रहा है, यानी कि वृत्तमुखी हो गया, और दूसरा आवृत्तमुखी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गा ऑप्शन, क्योंकि इसके जो दोनों वर्ण है वो दोनों वर्ण आवृत्त नहीं है, उसमें कौन सा है, वृत्तमुखी है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा गा नंबर। अब देखते हैं, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण, यानी कंठ से उच्चारण कौन कौन से होते हैं। स्वरों में हमने देखा था कि आ हमारा कंठ से जाता है, और घा जो कि हमारा किसका है, कावर की ध्वनि है, और कावर की जो ध्वनि है वो हमारे किससे होती है, कंठ से। तो पहले तुम्हारा हो गया सही, कंठ से बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं कि ई कहाँ से, ये हमारा होता है तालु से, और झा हमारा किससे जाता है, किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में, चा छा जा झा, यानी कि ये भी तालु हो गया। अब देखते हैं, ऊ हमारा ओष्ठ से आता है, ओष्ठ से यानी कि होंठों से, और ता हमारा होता है किससे, दंत से, और री हमारा मूर्धा से, जबकि वा हमारा किससे होता है, दंतोष्ठ से। तो ये हमारे जो अन्य हमारे ऑप्शन है उनके हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसलिए ताकि अगर हमारा मान लीजिए इसमें से नहीं आता है क्वेश्चन, तो इसमें से जरूर आपका फंस जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। इसीलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन चारों ऑप्शन के दे रहे हैं, ताकि आपका कोई भी जो प्रश्न है वो ना छूटे और पूरी जानकारी आपको मिल सके और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो। तो बर्थ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, बर्थ से देखते हैं कि बर्थ से कौन कौन से हो रहे हैं, रा और सा। रा का उच्चारण स्थान क्या है, बर्थ से। सा का भी उच्चारण स्थान है क्या, बर्थ से। तो ये तो हमारा हो गया, दोनों ही बर्थ से हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं कि इसमें खा में क्या है, ला, ये भी हमारा बर्थ से है, ठीक है। या हमारा जाता है
किसमें, तालु में। हमने पिछली क्लास में जो हमारी मास्टर क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सूत्र थे उच्चारण के उसमें भी पढ़ा था क्या, ई चू यसा नाम तालब्या, यानी कि ई और चा वर्ग और या हमारा किसमें आता है, तालु में। ठीक है, और सा हमारा बर्थ से में, और ये हमारा सा किस में जाता है, तालु में। तो इस प्रकार ये भी हमारा गलत हो गया, और ये हमारा या तालु में जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं वा वाला, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन में हमारा बा ये दंतोष्ठ है, और ला ये हमारा नासिक यानी पंचमाक्षर है, नासिक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें नासिक है तो ये भी गलत है, और दंत है बा दंतोष्ठ है, ये भी गलत है। यहाँ पर हमारा इसमें तो ये बर्थ है लेकिन यहाँ पर क्या है, तालु है, गलत हो गया। यहाँ पर ला में बर्थ है लेकिन यहाँ पर क्या है, तालु है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें दोनों जो है रा और सा दोनों ही बर्थ से उच्चारित होने, और इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या क्या पूछी गई है, कुल संख्या। कुल संख्या अगर पूछेगी तो हमारा आंसर क्या हो गया, 39। अब देखते हैं नेक्स्ट ये और ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। ये 33 हमारे क्या होते हैं, अगर पूछी जाए व्यंजनों की संख्या तो हमारा आंसर क्या होगा, 33। अगर पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या यानी कि कुल वर्ण पूछे, इसमें क्या शामिल है, स्वर और व्यंजन दोनों। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या तो हमारा आंसर होगा 52। अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या हमारी होगी 11। अगर पूछा जाए कुल स्वर तो आंसर हो जाएगा क्या, 13। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखते हैं निम्न में से व्यंजन का शुद्ध रूप, यानी कि व्यंजन का शुद्ध रूप। क्या हमारा ये शुद्ध रूप है व्यंजन का, ये हमारा व्यंजन का शुद्ध रूप है ये, या फिर ये कौन सा शुद्ध रूप है। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि व्यंजन का शुद्ध रूप मतलब हलंत वाला रूप, ये जो हलंत लगा है ये हमारा रूप पूछा गया है। इसमें देखते हैं, इसमें हलंत नहीं लगा है, ये हमारा नहीं है व्यंजन का शुद्ध रूप। सेम ये हमारा पंचमाक्षर है, इसमें भी हलंत नहीं लगा है तो ये भी नहीं है। और इसमें डा, जो हमारा डा है इसमें भी हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इन तीनों में स्वर शामिल है। कौन सा स्वर शामिल है, छोटा आ। और यहां पर हमारे ये देख रहे हैं हलंत लगा है, देखिए हमारा हलंत लगा है यहां पर, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा होगा कौन सा, व्यंजन का शुद्ध रूप। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा सही, घा। अब देखते हैं स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या, यानी कि जो वर्णमाला के जो 39 वर्ण हैं, ठीक है, या फिर परंपरागत रूप से हम समझे तो 33 वर्ण हैं। तो इन वर्णों को जो हमने स्पर्श या वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में बांटे थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है वो। 5 हमारे हो गए क्या, वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही 5 व्यंजन भी थे। जैसे का वर्ग में हम देखते हैं का, खा, यहाँ देखते हैं का, खा, गा, घा, इंगा, तो हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। प्रत्येक वर्ग हमारे कितने हैं, 5, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही हमारे क्या है, वर्ग, तो 5 25। संख्या हमारी आ गई कितनी, 25। रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे ही निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये 39 क्या है, ये हमारी कुल व्यंजनों की संख्या है। 33 क्या है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या। 52 क्या है, हमारे टोटल वर्ण है। अब देखते हैं ये द्विगुण व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन, क्या हमारा ये द्विगुण व्यंजन है, क्या ये द्विगुण व्यंजन है, क्या ये द्विगुण व्यंजन है, या फिर ये। चूंकि यहाँ पर व्यंजन बोला है, व्यंजन बोला है, ठीक है, क्या बोला है, व्यंजन, तो इसलिए हम यहाँ पर हलंत का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हलंत का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें द्विगुण कौन सा है, क्या ये हमारा द्विगुण है, नहीं, ये हमारा डा है, डा डलिया। ये हमारा द्विगुण है, नहीं, इसमें आगे बिंदी लगी है ये, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये पंचमाक्षर है। यहाँ पर ये ढा, इसमें नीचे बिंदी नहीं लगी है, ये इसमें नीचे अगर बिंदी लगी होती तो ये होता हमारा द्विगुण, लेकिन इसमें क्या है, हमारा ये ढा ढक्कन है, यानी द्विगुण नहीं है, तो ये भी नहीं। और यहाँ पर नीचे ये हमारा जो बिंदी लगी है, तो ये हमारा हो गया सही, और इसमें हलंत भी लगा है, तो ये हमारा हो गया द्विगुण व्यंजन। अगर बाई चांस उसने आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए कि नीचे हलंत नहीं लगा यानी कि स्वर शामिल है, तो हम भी यहाँ भी हम साफ साफ सेम वही देख सकते हैं। ये हमारा डा डलिया, इसमें क्या है, ये हमारा द्विगुण व्यंजन नहीं है, ये हमारा पंचमाक्षर है, ये हमारा ढा ढक्कन है, ये भी द्विगुण नहीं है। द्विगुण कौन सा है, जिसमें नीचे बिंदी लगी है। 2 हमारे द्विगुण है, कौन कौन से, ड़ा और ढ़ा, जिसमें ये नीचे बिंदी लगी, ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। ठीक है,
आई होप आपको ये सब के सब समझ में आ रहे होंगे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो क्लास को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जो प्रैक्टिस क्लास हैं, क्वेश्चन है, करवाते रहें, ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें, पेपर में एक भी आप नंबर ना कट सके हिंदी से संबंधित। चलिए अब देखते हैं आगे। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर कौन सा है? आ री, ये तो हमारा स्वर है, ये भी हमारा स्वर है, यानी कि पहला तो ये हमारा हो गया गलत। ये हमारे दोनों कैसे हैं? ह्रस्व स्वर। उ और या, ये हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर, और ये हमारा क्या है? अर्धस्वर। ये हमारा क्या है? अर्धस्वर। तो ये तो हमारा है सही, लेकिन उ हमारा क्या है? स्वर। तो इस हिसाब से ये मेरा पूरा तो ऑप्शन सही होगा नहीं, इस प्रकार से ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। रा और वाह, हालांकि वाह हमारा अर्धस्वर है, लेकिन ये रा हमारा क्या है? अर्धस्वर नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। और ये हमारा तो फिर दोनों तो हमारे अर्धस्वर हुए नहीं, तो इस प्रकार से ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं या, ये भी हमारा अर्धस्वर है, वाह ये भी हमारा अर्धस्वर है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया क्या? सही। अब ये या और वाह क्यों है अर्धस्वर? यहाँ देखते हैं, जब हम संधि पढ़ेंगे और संधि की जब हम कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे 30 मिनट जीएस चैनल पर, तो वहाँ हम संधि में समझेंगे कि ये जो या है, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है ई या ई से। कभी तो ई या बड़ी ई या का रूप रख लेता है, और जब इसको बदलते हैं तो फिर यानी कि संधि करते हैं तो या फिर विच्छेद करते हैं तो या जो है ये ई का रूप कर लेता है। ये मतलब एक दूसरे में रूप परिवर्तित करते रहते हैं, या का ई का या। ऐसे ही हुआ है वो उ या बड़ा के रूप से बनता है, यानी कि कभी उ बन जाएगा वाह और वाह बन जाएगा क्या? उ। तो ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए या और वाह को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्या ये ए हमारा संयुक्त व्यंजन है? तोड़ के देखते हैं किससे बना है? आ प्लस ई। ठीक है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, सॉरी ये हमारा संयुक्त स्वर है, ये हमारा संयुक्त स्वर है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गई, सॉरी। इसने क्या पूछा है? व्यंजन पूछा है, संयुक्त व्यंजन। तो ए तो हमारा है स्वर, ये हमारा गलत हो गया। स्रा और ओ और ढ़ा, ये हमारा ढ़ा क्या है? द्विगुण व्यंजन, ये भी गलत। ओ हमारा क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे ये हमने यहाँ पर मिस्टेक की, ऐसे ही एग्जामिनर मिस्टेक करवाने के चक्कर में, ताकि हम लोगों को गलत हो, वो ऐसे ही ऑप्शन आपको वहाँ पर देगा, ताकि आप जल्दबाजी में यही ऑप्शन लगा दें और आगे बढ़े, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके आंसर पढ़ के हमें जवाब देना है। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त स्वर हो गया, ये भी संयुक्त स्वर हो गया, और ये हमारा द्विगुण व्यंजन हो गया। अब देखते हैं इसका कि सही आंसर क्या है। सही आंसर हमारा ये है स्रा। स्रा ये हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? यहाँ देखते हैं, छा, त्रा, ज्या और स्रा। देखते हैं ये छा किससे बनता है? आधा का प्लस सा से। त्रा बनता है किससे? आधा ता प्लस रा से। ज्या बनता है किससे? आधा जा प्लस यहाँ से। ये हलंत लगा है सभी क्योंकि ये आधे आधे हैं, ठीक है। और स्रा बनता है हमारा किससे? सा सीटी वाला आधा प्लस रा से। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि स्रा जो है किससे बन रहा है? आधा सा प्लस रा से बन रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या? संयुक्त व्यंजन। इसलिए इसका आंसर हो गया क्या? संयुक्त व्यंजन स्रा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त वर्णों की संख्या बताइए। हमारे संयुक्त वर्ण हमने लोगों पर पढ़े थे कितने? संयुक्त स्वर पढ़े कितने? 4। संयुक्त व्यंजन कितने अभी हाल पढ़े? 4। अब उसने पूछा है वर्ण, तो वर्ण हमारे दो भेद, वर्ण के दो भेद हमने पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, यानी कि वो टोटल यहाँ पर पूछ रहा है। संयुक्त वर्ण 4 + 4 हो गए कितने? 8। जब वह पूछेगा संयुक्त स्वर तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। पूछेगा संयुक्त व्यंजन, आंसर आएगा क्या? 4। अगर उसने पूछा संयुक्त वर्ण, तो यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्न में से काकल्य वर्ण है। काकल्य वर्ण यानी कि कौन सा वर्ण है काकल्य? स्वर यंत्र। काकल्य से हमने और क्या पढ़ा था? स्वर यंत्र। ऐसा कौन सा जो वर्ण है, व्यंजन है, जिसका उच्चारण हम स्वर यंत्र से करते हैं? चलिए देखते हैं यहाँ पर, क्या हम काका उच्चारण स्वर यंत्र से करते हैं?
नहीं, इसका उच्चारण क्या है, कंठ से, तो ये तो हमारा हो गया गलत। ड़ा देखते हैं, ड़ा एक प्रकार से हमारा टा वर्ग में आता है यानी कि मूर्धा से, और पंचमाक्षर के रूप में अगर हम इसको देखें तो नासका यानी कि मुस्का और सॉरी मूर्धा और नासका दोनों से होता है, तो ये तो हमारा स्वर यंत्र से तो नहीं हुआ। अब ये हमारा आता है हा। हा को हमने पढ़ा था क्या कि इसका उच्चारण स्वर यंत्र से होता है यानी कि कंठ के भीतर से होता है। क्योंकि कंठ के भीतर से होता है इसीलिए इसका नाम क्या है, काकल्य वर्ण। तो इसका आंसर हो गया क्या हमारा सही, हा। अब ये देखते हैं सा षटकोण वाला, इसका क्या है, ये हमारा है मूर्धा से। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो मास्टर क्लास थी उसमें क्या देखा था, री टू रा शाणाम, क्या मूर्धा। तो यहां से हमारा सा जो किस में आता है, मूर्धा में, ठीक है। अब देखते हैं अनुनासिक व्यंजनों की संख्या बताइए। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या एक, क्या हम यही टिक कर दें, यही टिक कर दें क्या, या फिर हमारे 5 होते हैं या 6 होते हैं या 3 होते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही ऑप्शन देगा ताकि आप उसमें फंस जाएं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। उसकी ये मंशा ही रहती है कि आप क्वेश्चन को गलत करें, इसीलिए वह ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ऐसे ऑप्शन बनाता है। तो हम लोग जल्दबाजी में क्या देखेंगे कि अनुनासिक यानी कि अनुस्वार यानी कि अंग वाला, बस एक ही होता है, इसी को हम सही करके चले आएंगे। जैसे आप सही करके चले आएंगे और आप बाहर निकल के बोलेंगे, देखो कितना सरल क्वेश्चन, इसने पूछ लिया कि अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है। और चूंकि हम लोग एक चीज और नहीं नोटिस करेंगे, उसने क्या पूछा है, व्यंजन, लेकिन फिर भी हम लोग गलत करके आएंगे, लगा करके आएंगे अंग यानी कि एक होता है, जबकि ये क्या होता है हमारा स्वर। हालांकि इसे स्वर मानते हैं, अगर रियल में देखे जाए तो ये अयोगवा होते हैं। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। अनुनासिक व्यंजन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था वर्णमाला में कि पंचमाक्षर, स्पर्श व्यंजनों के जो पंचमाक्षर उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन। तो हमारे पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, 5। चूंकि 5 ही हमारे वर्ग हैं, का, चा, टा, ता और पा, और सभी के जो पंचमाक्षर हैं वही हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो इसकी जो सही संख्या है हमारी क्या है, 5। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज्या, ये ज्या, इसको सभी लोग क्या बोलते हैं, ज्ञा, ज्ञानी बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण क्या है, ज्या। अगर हम लोग इसका सही उच्चारण हमेशा याद रखें तो भी हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सही कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञा बोलते हैं, ज्ञानी, यानी कि अगर हम ज्ञा ही पढ़ेंगे तो हम इसका उच्चारण क्या देख लेंगे कि ज्ञा और या, इससे ही मिलकर बनता है, बस हो गया सही। या फिर हम लोग लगा देंगे क्या, गा और या, ये लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए क्या गलत, क्योंकि अगर हम लोग उच्चारण देखें, जो हम लोग ज्ञानी करते हैं, ज्ञा उच्चारण करते हैं, ज्ञा, तो अगर इस हिसाब से लगाएं तो हमारी ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे अगर कोई भी लगा दें। अब देखते हैं कि ये हमारा जे, जा और या, इसमें से कौन सा सही है। इसमें से हमारा कौन सा सही है, देखते हैं। यहां पर देखिए उसने ये क्या लगाया है, हलंत लगाया है, ये हलंत, यानी कि ये जो कैसा है, जा, ये हमारा जा कैसा है, ज्ञा कैसा है, हलंत है, आधा है। तो जब यहां पर हलंत लगाए तो हमें पहला वाला तो हमारा हो जाएगा आधा, और दूसरा वाला ये भी आधा ही रहेगा, जबकि इसमें आधा जो है व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर भी शामिल है। जैसे यहां देखते हैं अभी, ये देखिए, ये देखिए यहां पर क्या है, आधा जा और पूरा या, जो पूरा या, जो चावर का पंचमाक्षर है। तो अगर हम इसको शामिल करके लिखें तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी कि इसमें हलंत नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो हमारा आ स्वर शामिल है, और जबकि यहां पर क्या दिया गया, यहां पर दिया गया हलंत, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। जल्दबाजी में आप यही वाला सही करके मत जाना, ये हलंत भी देखना, हलंत लगा या नहीं लगा है। अगर नहीं यहाँ पर लगा होता तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि इसने यहाँ पर हलंत लगाया तो हमें यहाँ दोनों में ही हलंत लगानी पड़ेगी। हमारा आंसर हो जाएगा ये सही, ठीक है। अब देखते हैं स्रा, स्रा किससे मिलकर बना होता है, यहाँ देखते हैं, क्या ये वाला सा होता है, नहीं गलत, शा और रा, हाँ सही बात है भाई, सा सीटी वाला और रा दोनों से मिलकर बनता है, सही कर दें, नहीं भाई गलत है ये। यहाँ पर ये देखिए पूरा है स्रा, तो यहाँ पर रा तो हमारा पूरा रहेगा, इसमें हलंत नहीं बनेगा,
हलंत नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारा सातों रहेगा आधा, इसमें हलंत लगना चाहिए तब होगा सही। जैसे कि हमारा ये है, देखिए स्रा, इसमें ये आधा ये हलंत लगा है तो ये हमारा सही है, और रा हमारा पूरा सही है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है। तो यहाँ पर लास्ट में रा में आ जो है स्वर शामिल है, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसमें ये रा तो हमारा सही लिखा है, लेकिन ये सात षटकोण वाला है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपकी सजेशन हो, जो भी कमेंट आपका जो इम्प्रूव चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कोई भी इसमें डाउट होता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छे से आपको अभ्यास करा सकें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। अभी वर्णमाला की और जो है क्वेश्चन रह गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हम आपको कराएंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारा अब नेक्स्ट जो बर्तनी टॉपिक है वो हमारा उसी चैनल पर चलेगा 30 मिनट जीएस पे। तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के बेल आइकन में ऑल सिलेक्ट करके रखना, ताकि अगर हमारी कोई भी क्लास आती है वो आपसे मिस ना हो और आप उसको देखकर उसका लाभ उठा सकें। इस चैनल जो ये हमारी पीडीएफ है, ये हमारी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल, जो कि है किस नाम से, एसआई अतुल राजपूत के नाम से। इसका मैं जो है लिंक वो अपने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ आपको जब हम इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पर करवा देंगे अभ्यास, उसके बाद ही आपको वहाँ पर मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। और इस पीडीएफ के द्वारा आप अपने अभ्यास करते रहना, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली प्रैक्टिस क्लास में। नेक्स्ट ये हमारी ये भी और सारे क्वेश्चन रह गए हैं, ये हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, चलते हैं अब।